Hello friends, this is Shivanshu Ranjan. Today I came up with one more MCQ series for all of you for CMA Intermediate students. जैसा कि मैं आप लोग के लिए CMA Intermediate का मोर देन 20 वीडियोस मैं आप लोग के लिए अपलोड कर चुका हूं फॉर CMA Intermediate लॉ। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा लॉ का सीरीज जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो लॉ का सीरीज आप जरूर देखें जाकर के, क्योंकि मैं आपको सिर्फ आंसर ही नहीं, मैं पूरा क्वेश्चन के साथ साथ पूरा रिवीजन डिस्कस किया हूं, ठीक है। तो चलिए बात आता है आज डीटी का। हम लोग आज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट डीटी एमसीक्यू सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो डीटी का भी मैं मोर देन 15 वीडियोस, 15 वीडियो से ज्यादा ही बनेगा डीटी का भी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको ऑप्शन ही नहीं बताता हूं, मैं पूरा प्रोविजन के साथ मैं आपके लिए एमसीक्यू डिस्कस करता हूं। आप वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कैसा एनालिसिस कर करके आप लोग के लिए पढ़ाता हूं एमसीक्यू, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू फॉर डीटी। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस करेंगे और उसके बाद का कल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं कल बोल चुका हूँ कि आज से अपलोड होने लगेगा इनकम टैक्स का या डीटी जिसको बोलते हैं आप लोग, डायरेक्ट टैक्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। ये मैं आपको बता दूँ, मेरा लॉ का ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है द नंबर ऑफ आइडेंटिटी इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ पर्सन। जो डेफिनेशन ऑफ पर्सन है ना, जो पर्सन को डिफाइन किया गया इन इनकम टैक्स, तो उसमें पर्सन में कितना लोगों को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो पर्सन में इंक्लूड किया गया है इनकम टैक्स में, पहला तो इंडिविजुअल एचयूएफ, कंपनी, फॉर्म, ठीक है, एओपी बीओआई, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया लोकल अथॉरिटी, फिर एनी अदर पर्सन, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं फिर से आपको बोलता हूं, इंडिविजुअल एचयूएफ, कंपनी, फॉर्म, एओपी बीओआई, लोकल अथॉरिटी हो गया, फिर एनी अदर पर्सन। मीन्स 7 persons आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन्स इन इनकम टैक्स, ठीक है। लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त लोग के साथ जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कि द नंबर ऑफ आइडेंटिटी इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ पर्सन, 7 पर्सन आर इंक्लूडेड होता है डेफिनेशन ऑफ पर्सन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ए ट्रस्ट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर अकॉर्डिंग द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 2 when the commercial activity in the previous year exceed। जैसे देखिए एक क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है, बट इसमें जो ऑप्शंस आपको दिया हुआ है ना, वो ऑप्शंस जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन में आंसर है ही नहीं। तो मैं बता दूं इसका आंसर होगा क्या। देखिए क्या बोलता है, ए ट्रस्ट शैल नॉट बी कंसीडर्ड अ चैरिटेबल ट्रस्ट। एक ट्रस्ट को चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं माना जाएगा फॉर अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट ऑफ द सेक्शन 2, ठीक है। व्हेन द कमर्शियल एक्टिविटी इन द प्रीवियस ईयर, अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है प्रीवियस ईयर में अगर कमर्शियल एक्टिविटी करता है और उससे अगर वो इनका मोर देन 20% अगर करता है तो फिर उसे चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं बोला जाता, ठीक है। तो हियर द कमर्शियल एक्टिविटी इन द प्रीवियस ईयर, कमर्शियल एक्टिविटी प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 20% होता है, ठीक है, एक्सीड्स 20% होता है। बट ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ ऐसा मेंशन नहीं है 20%, तो फिर ऑप्शंस को कट कर दीजिए, इसका आंसर होगा 20%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए इज। डिडक्शन कितना मिलता है अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए इन इनकम टैक्स में, तो 30% मिलता है, ठीक है, 30%। डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए इज 30% ऑफ एनएवी, ठीक है। एनएवी का 30% डिडक्शन मिलता है, ठीक है, 24 सबसेक्शन ए में, अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए। तो मैं बता दूं, अगर एनएवी अगर निगेटिव रहा तो डिडक्शन नहीं होता, ठीक है। अगर एनएवी निगेटिव रहा तो डिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। हाँ, एक चीज और पॉइंट इसमें याद रखिएगा, अगर एक्चुअल एक्सपेंस कुछ भी रहा, एक्चुअल एक्सपेंस जैसे कि एक्चुअल एक्सपेंस में
रिपेयर का कोई खर्चा हुआ, चाहे इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ, चाहे डिप्रिसिएशन का खर्चा हुआ, डिप्रिसिएशन का खर्चा जिससे कि डिप्रिसिएशन तो हर साल चार्ज करना पड़ता है ना आपका जो भी फिक्स्ड एसेट है, तो फिर वो सबको में डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो डिडक्शन किसका नहीं मिलता है? अगर कोई भी एक्चुअल एक्सपेंस है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, और अगर नेगेटिव रहा एनएवी तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब डिडक्शन आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, डिडक्शन आप नहीं ले सकते हैं। नॉर्मल केस में डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए इज 30% ऑफ एनएवी। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए बिजनेस मैन फॉर रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर इज इंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ। एक्सपेंडिचर इनकर्ड करता है बिजनेसमैन फॉर रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर इज इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ 100%। एक्सपेंडिचर करता है कोई भी बिजनेसमैन, ठीक है, फॉर रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, उसको रेडी टू यूज करता है, करने के लिए एक सॉफ्टवेयर में एक्सपेंस करता है। ठीक है, एक्सपेंस करता मतलब कि एक सॉफ्टवेयर बनाता है एक बिजनेसमैन रेडी टू यूज, मतलब फैक्ट्री में या बिजनेस में यूज करने के लिए, तो फिर उसको कितना परसेंट उसको बेनिफिट मिलेगा एक्सपेंडिचर का? उसको मिलेगा 100% ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जितना भी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहा है तो उतना उसको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 4 का डी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट फॉर ए रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन अबव द एज ऑफ 80। ठीक है, सुपर सीनियर सिटीजन मतलब सुपर सीनियर सिटीजन मतलब 80 साल से ज्यादा वाले जो भी लोग हैं, तो उनका बेसिक एग्जाम्पशन कितना मिलता है? ठीक है, जो भी होते हैं 80 साल या उससे ज्यादा वाले लोग, तो उन लोगों का जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होता है वो 5 लाख का होता है। मतलब कि अगर इनका इनकम जो भी 80 साल से ज्यादा वाले जो भी लोग हैं, अगर इनका इनकम 5 लाख से ज्यादा रहेगा तभी इनके ऊपर टैक्स का लायबिलिटी आएगा। ठीक है, इनका इनकम 5 लाख से ऊपर रहेगा ना तभी टैक्स का लायबिलिटी आएगा। अगर इनका इनकम 5 से कम रहा ना, 5 लाख से कम, तो फिर इनके ऊपर टैक्स का लायबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, ऐसे आप लोग नॉर्मल जानते होंगे, जो भी नॉर्मल पर्सन है, जो भी नॉर्मल इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल हो गया, चाहे एचयूएफ हो गया, चाहे एओपी हो गया, तो इन लोगों का है ना बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट वो है 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 रुपीज। ठीक है, बट इन केस ऑफ ए सीनियर सिटीजन जिनका एज 60 साल से ज्यादा है, 60 से ज्यादा है बट 80 से कम है, ठीक है, 60 से ज्यादा बट 80 से कम, तो उन लोगों का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख रुपया है। ठीक है, और जो लोग 80 बरस से ज्यादा का है तो उनके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 5 लाख है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन डिले इन पेमेंट ऑफ रिफंड आर गिवन इन सेक्शन। इंटरेस्ट ऑन डिले इन पेमेंट ऑफ रिफंड, जब एक रिफंड नहीं करता है गवर्नमेंट जल्दी, तो फिर वो कौन सा सेक्शन में, पहले तो जान लेते हैं सेक्शन पूछा आपसे कौन सा सेक्शन में, तो सेक्शन तो वो है कि सेक्शन 244A मतलब 244A। ठीक है, सेक्शन 244A। ठीक है, तो सेक्शन 244A क्या बोलता है? सेक्शन 244 बोलता है कि अगर गवर्नमेंट आपका जो भी रिफंड जो बनता था अगर टाइमली नहीं देता है ना, तो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है, तो वो इंटरेस्ट बनता है 0.5% पर मंथ। ठीक है, 0.5% पर मंथ। अगर वो उसको आप ईयर के हिसाब से देखिए तो 6% होता है। ठीक है, 6% ईयर के हिसाब से। अगर मंथ के हिसाब से देखा जाए तो मंथ ही लिखा रहता है, अगर आप टेक्स्ट बुक में कहीं भी देखे होंगे तो 0.5% पर मंथ रिफंड आपको मिलता है। ठीक है, जिससे रिफंड क्या होता है ना, जिससे रिफंड आप जब आप एडवांस टैक्स पेमेंट किए थे, जिससे एडवांस टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ता है ना, जून में 15 जून में 15 सितंबर दिसंबर मार्च, जून सितंबर दिसंबर मार्च। ठीक है, हर एक क्वार्टर में 15 ठीक है, 15 मतलब 15 जून 15 दिसंबर ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो जैसे कि एडवांस टैक्स आपको बता रहे तो ये भी बता देते हैं कि जो भी आपका जो फर्स्ट जो टैक्स लायबिलिटी बनता है एडवांस टैक्स में, तो 15 जून में जो आप जमा करते हैं तो उसमें आपको 15% देना पड़ता है। 15 मिनिमम 15% जितना भी आपको टैक्स लायबिलिटी आप सोचते हैं कितना हो सकता है, तो उसका 15% देना पड़ता है। फिर 15, फिर नेक्स्ट का क्वार्टर मतलब जून हो गया 15, फिर जून सितंबर, फिर 45 45%,
जून सितंबर दिसंबर 15 में 75-75%, फिर लास्ट में आपको 100%, लास्ट क्वार्टर में 100% आपको जितना भी टैक्स लायबिलिटी आपको लग रहा है कितना होने वाला है तो उतना आपको दे देना होता है। ठीक है, सपोज दैट आप जो टैक्स लायबिलिटी आप सोचे थे उससे ज्यादा आप दे दिए। ठीक है, जितना आप एक्सपेक्ट किए थे उतना आपको टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता था। ठीक है, जितना टैक्स लायबिलिटी आप एक्स्ट्रा दे दिए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट आपका जो भी टैक्स लायबिलिटी एक्स्ट्रा लिया था तो वो आपको रिफंड करेगा, तो वही रिफंड होता है। ठीक है, तो इसी रिफंड को सेक्शन 244A में डिफाइन किया गया है। इसमें बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन ज्यादा दे दिया ना टैक्स तो फिर उसका रिफंड मिलेगा और उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, उसको गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी देगी 0.5% पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, चलिए एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आप लोगों का, बस लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में। आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक मार दीजिएगा और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त लोग के साथ, और थोड़ा बहुत अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना, कहा जाता है इस चैनल पे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टेड व्हाइल प्रोसेसिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 बोलता है प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न। प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न मतलब होता है कि इंटीमेशन ऑफ रिटर्न। ठीक है, इंटीमेशन ऑफ रिटर्न, जैसे कि ये हुआ कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को लगता है कि आप कुछ गड़बड़ किए हैं। ठीक है, आपका तो आप फिर आपका अगर लगता है इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि आप कुछ गड़बड़ किए तो इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको इंटीमेशन भेजता है। मतलब इंटीमेशन मतलब आपको बुलाता है। ठीक है, इन एक सेंस ऑफ बुलाता मतलब कि कुछ भी आपका रिटर्न में कुछ गड़बड़ लगता है, प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न मतलब इंटीमेशन करके आपको बुलाएगा और आपका रिटर्न को एक बार करके प्रोसेस करेगा, मतलब सब चेकिंग करेगा, अच्छा से चेक करेगा। तो उसमें यही करता है कि एनी अर्थमेटिकल एरर इन द रिटर्न, मतलब उसमें कुछ भी अर्थमेटिकल एरर तो नहीं रह गया ना, ये चेकिंग होता है। ठीक है, यही अर्थमेटिकल एरर इन द रिटर्न को ही प्रोसेस कर करके इसलिए आपको इंटीमेशन देता है जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा एनी अर्थमेटिकल एरर इन द रिटर्न को प्रोसेस किया जाता है रिटर्न ऑफ इनकम में। ठीक है, अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है नोटिस अंडर सेक्शन 156, नोटिस अंडर सेक्शन 156 इज गिवन फॉर। जो नोटिस आता है ना जो भी टैक्स पेयर है, तो नोटिस अंडर सेक्शन 156 गिवन फॉर, क्यों नोटिस आता है उन लोगों के पास? जो भी टैक्स पेयर होते हैं उनके पास नोटिस क्यों आता है अंडर सेक्शन 156 वाला? उनके पास नोटिस 156 वाला तभी आता है कि अगर वो कोई भी अगर टैक्स, उनका टैक्स लायबिलिटी था बट वो पेमेंट नहीं किए, फिर नहीं तो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट आता था, नहीं तो फिर उसके ऊपर पेनल्टी आता था। ठीक है, अगर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अगर किसी भी इंडिविजुअल के पास, इंडिविजुअल के ऊपर आ रहा है, अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है इनकम टैक्स अथॉरिटी को, तो फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी उसको एक ठो नोटिस भेजता है। ठीक है, वो उसी नोटिस को डिफाइन किया गया सेक्शन 156 में। ठीक है, तो नोटिस भेजता है कि आप जो भी बनता है, टैक्स बनता है या टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, चाहे फिर इंटरेस्ट बन रहा है, चाहे फिर पेनल्टी बन रहा है। ठीक है, इतना कुछ होता है तो फिर आपको देना पड़ता है। जो भी बनता है, आपका टैक्स बन गया, चाहे टैक्स लायबिलिटी बन गया, चाहे फिर आपका इंटरेस्ट बन गया, चाहे फिर आपका पेनल्टी है, तो फिर जिस दिन नोटिस आ गया ना सेक्शन 156 में, उस दिन से 30 डेज के अंदर जो भी लायबिलिटी आपका है, टैक्स हो, टैक्स लायबिलिटी है, चाहे फिर आपका इनकम टैक्स तो हो गया, फिर पेनल्टी है, चाहे फिर इंटरेस्ट है, तो जो भी है आपको 30 दिन के अंदर गवर्नमेंट को दे देना होता है। ये याद रखिएगा, 30 डेज के अंदर गवर्नमेंट को पेमेंट कर देना होता है। जो भी लायबिलिटी है 30 डेज को अंदर आप पेमेंट कर दीजिए गवर्नमेंट को। ठीक है, तो पूछा था क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि नोटिस अंडर सेक्शन 156 इज गिवन फॉर, नोटिस किस लिए दिया जाता है? तो इतना मैं आपको बताया, तो आप ढूंढ लीजिए आंसर क्या है। ठीक है, क्या था मैं बताया ना आपको कि टैक्स लायबिलिटी बनता है, चाहे इंटरेस्ट बनता है, चाहे पेनल्टी बनता है, तो फिर आपके ऊपर नोटिस आता है। तो 3 चीज के लिए नोटिस आता है। ठीक है, तो इसमें से देखिए पहला ही मैं बताया टैक्स लायबिलिटी, तो टैक्स डिमांड करने के लिए आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन भी टैक्स डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 8 का ऑप्शन भी टैक्स डिमांड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। एज पर सेक्शन 271H, where a person
फेल्स टू फाइल द स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड या कलेक्टेड। फेल्स टू फाइल स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड या कलेक्टेड, ठीक है। टीडीएस या टीसीएस का जो भी स्टेटमेंट बनता है ना, वो फाइल करना भूल गया, ठीक है। फिर टीडीएस या टीसीएस रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट प्रिस्क्राइब्ड इन दिस रिगार्ड, ठीक है, देन ही shall be liable to pay penalty under section 271H, maximum penalty that can be levied is। तो बोल रहा है कि बताइए कि इसके ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी कितना बनेगा, मैक्सिमम पेनल्टी कितना बनेगा, पहले तो ये जान लीजिए। कि जब बोला कि टीडीएस टीसीएस रिटर्न जो भी स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, तो ये जान लीजिए ना कि फाइल कब तक करना पड़ता है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि आप अभी हम एमसीक्यू बता रहे हैं तो जरूरी है एकदम नहीं, अरे इसका आंसर ये होगा इसका आंसर भी होगा, ऐसे नहीं होता है भाई। आपको टोटल प्रोविजंस आना चाहिए। जो भी मैं एमसीक्यू आपको साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं आपको सिर्फ ऑप्शन ही नहीं बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड आपको टोटल प्रोविजन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग टीचर लोग होंगे, आप देखते होंगे यूट्यूब पे भी, डायरेक्ट आपको आंसर बताता जाओगा। आंसर मत सुनिए, उससे बोलिए कि आप पूरा प्रोविजन बताइए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसका आपको पूरा प्रोविजन बताता हूँ। पहले बात है कि टीडीएस और टीसीएस का जो रिटर्न होता है वो कब तक आपको फाइल करना होता है, ठीक है। टीडीएस रिटर्न या टीसीएस रिटर्न। तो टीडीएस का जो रिटर्न होता है, सपोज दैट आप देखिए 4 क्वार्टर होता है, ठीक है। जून सितंबर दिसंबर मार्च, ठीक है। जून सितंबर दिसंबर मार्च, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिए जो जून वाला है ना, तो जून का कम से कम आपका जो भी रिटर्न आप जो फाइल करिएगा, जून का कम से कम आपको अगला महीना का 31 तक आपको कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो जून का अगला 31 कौन सा हुआ, जुलाई 31, ठीक है। जून का अगला महीना का 31 मतलब कि 31 जुलाई तक आपको पहला रिटर्न फाइल कर देना पड़ेगा, पहला क्वार्टर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वार्टर आते हैं सितंबर का जो अगला क्वार्टर होता है तो होता है 31 अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जून हो गया, सितंबर हो गया, दिसंबर का जो क्वार्टर होता है उसका अगला महीना कौन होता है, जनवरी। तो 31 जनवरी तक आपको टीडीएस रिटर्न फाइल कर देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ टीडीएस रिटर्न का बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। जो लास्ट होता है मार्च में आपका, मार्च का जो लास्ट होता है ना, लास्ट क्वार्टर, तो गवर्नमेंट आपको थोड़ा सा रिलीफ दिया है कि देखो लास्ट महीना है, ऑडिट वगैरह कराना पड़ता है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कराना पड़ता है, बहुत सारा काम वगैरह रहता है। तो चलो तुमको 1 महीना का और छूट दे देते हैं, ठीक है। 1 महीना का तुमको हम और छूट दे रहे हैं, तुम अगला महीना 1 महीना और तुमको दे दिए, ठीक है। इतना दिन तक तो कर दो, मतलब कि मार्च का आपको कम से कम 31 मई तक आपको टीडीएस रिटर्न फाइल कर देना जरूरी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना मैं जो बताया अभी आपको, मैं टीडीएस रिटर्न के बारे में बताया कि टीडीएस रिटर्न आपको कब तक फाइल कर देना होता है, ठीक है। अब आता है टीसीएस रिटर्न, कि टीसीएस रिटर्न कब तक फाइल कर देना होता है। टीसीएस रिटर्न आपको जैसे मैं बता चुका हूं अभी कि जून सितंबर दिसंबर मार्च करके 4 क्वार्टर होता है। तो जैसे आपकी 31 नेक्स्ट मंथ में करके आप टीडीएस रिटर्न फाइल किए थे ना, तो उसी तरह से आपको नेक्स्ट मंथ का 15 जैसे जून है, तो जून का अगला महीना जुलाई, तो जुलाई का 15 जुलाई के पहले या 15 जुलाई तक आपको रिटर्न फाइल कर देना पड़ेगा टीसीएस रिटर्न। और सितंबर मार्च में सितंबर का जो महीना है ना, सितंबर महीना का अगला महीना होता है अक्टूबर का 15 अक्टूबर तक आपको टीसीएस रिटर्न फाइल कर देना पड़ेगा। फिर दिसंबर का अगला महीना जनवरी का 15 जनवरी तक, फिर मार्च, तो मार्च में बोल चुका हूं ऑलरेडी, गवर्नमेंट ऑलरेडी आपको बेनिफिट दे चुका था टीडीएस रिटर्न में। तो जब टीडीएस रिटर्न में बेनिफिट दे दिया एक आदमी को, तो एक आदमी के ना देगा, हाँ। टीडीएस रिटर्न वाला को दे दिया तो टीसीएस वाला अरे हमको क्यों दे रहे, टीसीएस वाला बोला शांत रहो तुमको भी दे देते हैं। तो टीसीएस रिटर्न वालों को भी उसी तरह से बेनिफिट है, मतलब कि मार्च जो लास्ट क्वार्टर है, तो उसका लास्ट क्वार्टर मार्च वाले को तो मई में ही होगा इसका भी, बट इसका 15 मई तक है, 15 मई या उससे पहले वो रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है। इतना सब कुछ हुआ कि रिटर्न फाइल किया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला था, फिर से पढ़ो। क्वेश्चन बोला एज पर सेक्शन 271H वेयर ए पर्सन फेल्स टू फाइल द स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड या कलेक्टेड एट सोर्स, टीडीएस या टीसीएस रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट prescribed in this regard, then he shall be liable to pay penalty for 271H, maximum penalty that can be levied is
जैसे कि कोई आदमी है ना, सीधा सीधी जान लीजिए, हिंदी में इतना इंग्लिश पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। बोला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप टीडीएस या टीसीएस रिटर्न अगर आप टाइमली फाइल नहीं किए, चाहे कोई भी क्वार्टर का हो, ठीक है, कोई भी क्वार्टर का हो, जून सितंबर दिसंबर मार्च कोई भी क्वार्टर का हो, अगर आप फाइल नहीं किए टाइमली, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी मैक्सिमम कितना लग सकता है। मैक्सिमम पेनल्टी पूछ रहा है आपसे, तो मैक्सिमम पेनल्टी आपके ऊपर लग सकता है वो 1 लाख रुपया लग सकता है। 1 लाख रुपया मैक्सिमम है, बट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ टीडीएस या टीसीएस। ठीक है, 1 लाख रुपया मैक्सिमम है, बट नॉट एक्सीडिंग अमाउंट ऑफ टीडीएस पब्लिक टीसीएस। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? द थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट फॉर इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी का थ्रेशोल्ड आपसे पूछ रहा है कि कितना है कि थ्रेशोल्ड लेवी, तो इसका है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपया तक है, मतलब 1 लाख से ऊपर होगा ना तभी इक्वलाइजेशन लेवी लगता है। ठीक है, 1 लाख से ऊपर ही होता है तभी इक्वलाइजेशन लेवी लगता है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है। ठीक है, इक्वलाइजेशन लेवी होता है ना कि आप लोग देखते होंगे, जब आप लोग फेसबुक तो चलाते ही होंगे, बिना फेसबुक चलाए तो आप लोग रह नहीं सकते हैं। तो जब देखते होंगे कि आप फेसबुक पे बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आता रहता है, तो वो एडवर्टाइजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट तो फेसबुक नहीं करवाते हैं ना, जो भी मार्क जुकरबर्ग है, जो भी इनका ओनर है मार्क जुकरबर्ग, तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो किसी का एडवर्टाइज तो नहीं कराएंगे ना, सोशल वेलफेयर तो करा नहीं रहे, सबका एक बिजनेस है। तो फिर ये जानिए कि जो भी फेसबुक वगैरह पे जो भी एडवर्टीजमेंट होता है, तो वो जो एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, जो भी लोग इंडियंस अगर अपना एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं फेसबुक के द्वारा, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, फेसबुक के द्वारा अगर एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर अगर वो मार्क जुकरबर्ग को 1 लाख से या उससे ज्यादा अमाउंट दिए हैं, 1 लाख से ज्यादा अमाउंट दिया है ना, तो फिर उसके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी होता है। ठीक है, इक्वलाइजेशन लेवी मतलब एक तरह से मैं बता दूं आपको, एक तरह से टीडीएस सुने हैं ना, जैसे आपको बताऊं टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो उसी तरह से एक स्टैंडर्ड भाषा में इक्वलाइजेशन लेवी को बोला गया। ठीक है, इक्वलाइजेशन लेवी ये भी 6% करता है, 6%। ठीक है, सपोज मैं बता रहा हूं, अगर आप मार्क जुकरबर्ग को 2 लाख रुपीस दे रहे हैं, ठीक है, 2 लाख रुपया दे रहे हैं, 2 लाख रुपया दे रहे हैं, ठीक है, 2 लाख रुपया अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए, तो 2 लाख में से आपको 6% काट देना पड़ेगा। ठीक है, 6% आप काट लीजिए, तो 2 लाख का 6% कितना हुआ? 12,000। ठीक है, तो 12,000 काट के पेमेंट करिएगा। अब जो 12,000 जब काटे हैं आप, अब 12,000 जो काटे ना आप, वो 12,000 आप गवर्नमेंट को दे दीजिएगा एज ए इक्वलाइजेशन लेवी। ठीक है, और जो आप एडवर्टीजमेंट करवाए 2 लाख रुपया का, तो 2 लाख रुपया उसको पूरा दे दीजिएगा। ठीक है, और जो भी बनता है, जो भी इक्वलाइजेशन लेवी बना, जो काटे आप उसके अमाउंट से 2 लाख से जो भी 6% बनता है, मतलब 12,000 बनता है, वो आप गवर्नमेंट को एज ए इक्वलाइजेशन लेवी दे दीजिएगा। ठीक है, 6% होता है इक्वलाइजेशन लेवी। ये भी एमसीक्यू आ सकता है क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवी का रेट कितना है, तो 6% होता है। ठीक है, तो ये जान लेते हैं, जो इक्वलाइजेशन लेवी है ना, ये इनकम टैक्स का पार्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए, इक्वलाइजेशन लेवी इनकम टैक्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, इनकम टैक्स का पार्ट नहीं है इक्वलाइजेशन लेवी। तो इक्वलाइजेशन लेवी तो इनकम टैक्स का पार्ट है नहीं, फिर भी इसको क्यों पढ़ाया गया? इसलिए पढ़ाया गया इसको क्योंकि आप लोग, बहुत लोग होते हैं जो कि ई कॉमर्स के थ्रू सेल परचेस करते हैं। ज्यादा लोग परचेस ही करते हैं, सेल तो बहुत कम ही लोग होते होंगे जो सेल करते होंगे। जो भी लोग, मतलब स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं, बिजनेसमैन सब तो अभी ई कॉमर्स पे शिफ्ट कर रहे हैं। मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे देखिए, ई कॉमर्स मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब है, तो इस पर जो सेल वगैरह भी होता है ना, इस पर भी इक्वलाइजेशन भी होता है, करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का, द थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट फॉर इक्वलाइजेशन लेवी इज ₹1,00,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी हो गया, 1,00,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल टू ए फॉरेन कंपनी हैविंग टोटल इनकम 8 करोड़। अब से सरचार्ज का रेट पूछ रहा है, एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी, किसी एक फॉरेन कंपनी का टोटल इनकम है 8 करोड़ रुपया। तो बताइए कि सरचार्ज का रेट कितना होगा, सरचार्ज का रेट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है
कि सरचार्ज का रेट कितना होता है फॉरेन कंपनी का। फॉरेन कंपनी का अगर 1 करोड़ से कम इनकम अगर आप फॉरेन कंपनी का, तो उसको कोई भी सरचार्ज उसके ऊपर नहीं लगता है, ठीक है, कोई भी सरचार्ज उसके ऊपर नहीं लगता है। अगर कोई भी एक फॉरेन कंपनी का इनकम 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक है, 1 करोड़ से ज्यादा बट अप टू 10 करोड़, देन उसके ऊपर का जो सरचार्ज होता है वो 2% होता है, ठीक है। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 2% होता है, और मोर देन 10 करोड़ 5 करोड़ होता है, 5% होता है, ठीक है। मोर देन 10 करोड़ 5% होता है, ठीक है। तो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 2%, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक तो 2%, तो 8 करोड़ 1 से 10 के बीच में आता है ना, तो 2% होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का बी हो गया 2%। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड आर टू बी अप्लाइड इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड। आईसीडीएस अप्लाई कहाँ होता है? आईसीडीएस अप्लाई होता है पीजीबीपी, बोथ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। जो आईसीडीएस एप्लीकेबल होता है वो पीजीबीपी में भी एप्लीकेबल होता है एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में मूव कर रहे हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है न्यू प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज, अक्वायर्ड भी किया पुट टू यूज भी कर लिया बाय नेसेसिटी engaged in transmission of power is eligible for additional depreciation at a, देखिए क्या बोला, एक आदमी है, कोई भी एक बिजनेसमैन है, वो एक नया प्लांट मशीनरी को खरीद करके पुट टू यूज मतलब कि काम में लगा भी दिया, ठीक है। पुट टू यूज बाय एसएससी इन ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ठीक है, एलिजिबल फॉर एडिशनल डिप्रिसिएशन। तो एडिशनल डिप्रिसिएशन कितना होता है? एडिशनल डिप्रिसिएशन 20% होता है, ठीक है। एडिशनल जो डिप्रिसिएशन बनता है वो 20% होता है, ठीक है। तो 20% एडिशनल डिप्रिसिएशन होता है। थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि एडिशनल डिप्रिसिएशन 20% ही क्यों हो रहा है यहाँ पे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि 180 दिन से ज्यादा यूज किया है या नहीं। अगर 180 दिन से ज्यादा हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लिए हैं कि 180 दिन से ज्यादा यूज किया है उस ईयर में, जिस ईयर में ए मशीन को पुट टू यूज किया, अगर 180 दिन से ज्यादा अगर यूज है न्यू प्लांट एंड मशीनरी, तो फिर उसको 20% मिल जाएगा एडिशनल डिप्रिसिएशन। बट फॉर द फर्स्ट ईयर जिसमें वो 180 दिन से कम अगर यूज करता है, अगर आप ऐसा एज्यूम करते हैं कि 180 दिन से अगर कम यूज कर रहा है ना, तो फिर उसके ऊपर हाफ रेट लगता है, ठीक है। मतलब कि हाफ हिस्सा लगेगा जिस साल पुट टू यूज किया। अगर 180 दिन से कम यूज किया, तब 180 दिन से कम यूज किया ना, तो हाफ ही हिस्सा लगेगा, मतलब कि 10% एडिशनल डिप्रिसिएशन इस साल, और हाफ जो भी एडिशनल डिप्रिसिएशन हाफ मतलब 10% इस साल और 10% सब्सिक्वेंट नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर 10%, ठीक है फ्रेंड्स। बट इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसा एज्यूम किए कि जो भी इस मतलब बिजनेसमैन है, जो भी खरीदा न्यू प्लांट एंड मशीनरी, उसको पुट टू यूज किया फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर के लिए, तो वो पूरी साल मतलब कि 180 दिन से ज्यादा वो यूज कर लिया है, ठीक है। अगर 180 दिन से ज्यादा यूज कर लेता है तो हम लोग को टोटल जो भी एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट है 20% हम लोग इसलिए टिक किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी 20%, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन पूछ रहा है आपसे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन बताइए कि वीआरएस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन आपको कितना मिलेगा। मतलब कि वीआरएस जब आप लेते हैं, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम आप लेते हैं, वीआरएस क्या होता है कि आपको लग रहा है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, आप बोर हो गए, क्या नहीं, अरे अब बहुत हो गया, अरे अब हमको काम करने का कोई इरादा नहीं है, तो आप वहां से वीआरएस ले सकते हैं। मैं भी जब वहां पे ट्रेनिंग में था तो मैं देखा था कि एक सर थे कि वो वीआरएस लिए थे, तो वीआरएस ले सकते हैं। मतलब वीआरएस वो होता है कि आपका रिटायरमेंट का समय भी नहीं आया है, आपका रिटायरमेंट का समय नहीं आया है, बट आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में रिलैक्स चाहिए, तो आप वीआरएस ले सकते हैं, ठीक है। तो वीआरएस जब मिलता है आपको, तो वो पूछता है, क्वेश्चन ये पूछा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, तो फिर आपको कितना एग्जेम्पशन देगा, मतलब कि कितना अमाउंट तक अगर आपको वीआरएस अमाउंट मिलता है तो फिर आपके ऊपर कोई भी टैक्स का लायबिलिटी नहीं आता है, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड एंड वीआरएस रिटायरमेंट स्कीम, इसका होता है आंसर 5 लाख, ठीक है। 5 लाख तक अगर आपको वीआरएस का अमाउंट मिल रहा है तो फिर आपके ऊपर कोई भी टैक्स का लायबिलिटी नहीं आता है, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, वीआरएस या चाहे रिट्रेंचमेंट
दोनों का अमाउंट है जो वो 5 लाख ही का 5 लाख का ही मिलता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जामेशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी 5 लाख हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है एन अमाउंट एन इंडिविजुअल कैन क्लेम डिडक्शन फ्रॉम हिज ग्रॉस टोटल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर for the medical treatment of a dependent being a person with disability up to maximum limit of disability है maximum लिमिट। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट मतलब कि सीवियर डिसेबिलिटी। ठीक है, सीवियर डिसेबिलिटी अगर नॉर्मल रहता तो बात अलग होता है, सीवियर या मैक्सिमम का बात अलग होता है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है। ठीक है, मैक्सिमम लिखने का पीछे का रीजन है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो देखिए क्या यहाँ पे क्वेश्चन था कि मैक्सिमम डिसेबिलिटी है, तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए कितना डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, इंडिविजुअल कैन क्लेम, हाँ मैक्सिमम आपको बताइए अब कितना डिडक्शन मिलेगा। तो मैक्सिमम अगर है, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा है तो 1,25,000 का डिडक्शन मिल जाए। कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे उसका कोई भी सगे संबंधी ऐसा है जिनका मैक्सिमम डिसेबिलिटी है, उनके ऊपर कोई भी देखिए कोई भी इंडिविजुअल है उसका कोई उसके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट है, अगर उसका जो भी डिपेंडेंट आदमी है वो डिसेबिलिटी है, वो दो तरह का होता है, एक नॉर्मल होता है, सीवियर डिसेबिलिटी। अगर वो सीवियर डिसेबिलिटी के अंदर बिलोंग करता है तो फिर उस इंडिविजुअल के ऊपर जो भी डिडक्शन वो ले सकता है वो 1,25,000 रुपया तक 1,25,000 तक वो डिडक्शन ले सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी। यही अगर नॉर्मल का केस रहता ना तो 75,000 ही मिलता, 75,000 रुपीज ही मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगर नॉर्मल केस होता तो 75,000 का रिडक्शन मिलता। सीवियर का केस है, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे लिखा है ना क्वेश्चन में मैक्सिमम लिमिट ऑफ, फिर यहाँ पे 1,25,000 तक आपका रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का डी हो गया। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी व्हिच इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। बोल रहा है क्वेश्चन में कि डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी व्हिच इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अरे यार, डिविडेंड तुमको मिल रहा है ना कंपनी से, चाहे वो कंपनी एग्रीकल्चर में काम करे, चाहे इंडस्ट्री में काम करे, चाहे कुछ भी काम करे, तुमको डिविडेंड मिल रहा है तो कहाँ पे टैक्सेबल होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी व्हिच इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो कहाँ पे टैक्सेबल होगा। डिविडेंड मिला आपसे कंपनी से, वो चाहे कुछ में काम करे, मैटर ना करता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होगा ना 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 ना, बिजनेस इनकम में ना 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 ना, बिजनेस इनकम में थोड़ा ना होता है डिविडेंड तुमको मिल रहा है तो। पार्टली एग्रीकल्चर नो 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 नो, नॉन ऑफ एबव होगा। ठीक है, तो फिर होगा क्या, आप पूछिएगा अरे तुम नॉन ऑफ एबव बता दिया, तो आंसर इसका होगा क्या। डिविडेंड अगर आपको कोई भी कंपनी से मिलता है ना भाई, डिविडेंड अगर आपका कोई भी कंपनी से मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है डिविडेंड का जो भी आपका इनकम होता है। ठीक है, तो नन ऑफ द एबव, यहाँ पे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मेंशन नहीं है ना, तो फिर यहाँ पे आप नन ऑफ द एबव टिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 111A इज। एक चीज आप ध्यान रखिए, बस एक चीज याद रखिएगा, आपको दिमाग में फिट रखिए, एक बहुत ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पूछे, अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पूछे तो वो टैक्सेबल होता है नॉर्मल रेट के हिसाब से। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल अगर रहा तो वो टैक्सेबल होता है नॉर्मल रेट के हिसाब से। नॉर्मल रेट जो भी मतलब स्लैब रेट होता है ना, तो उसके हिसाब से टैक्सेबल होता है, जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होता है। बट अगर 111A का केस हो और वो शॉर्ट टर्म हो तो वो 15% के हिसाब से टैक्सेबल होता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहा तो वो नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहा बट वो 111A के अंदर में आता है तो वो 15% उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आता है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में बोला है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है बट कवर नहीं होता है 111A में, तो वो टैक्सेबल होगा जैसे नॉर्मल रेट, तो ये टैक्सेबल होगा एट ए नॉर्मल रेट एप्लीकेबल टू द असेट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 17 हो गया ना, 17 का सी हो गया था, हम लोग अब 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। ठीक है, लॉस हो रहा है आपका हाउस प्रॉपर्टी से, कैन बी कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको सेट ऑफ भी कर सकते हैं इन सब्सिक्वेंट 8 ईयर्स के अंदर। ठीक है, जैसा कि आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो फिर पूछा है कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ इन सब्सिक्वेंट 8 ईयर, तो फिर आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अब क्या कौन सा केस में कर सकते हैं। ठीक है, हाँ कैरी फॉरवर्ड तो 8 ईयर्स हो जाता है, बट आप ये देखिए ऑप्शंस में पढ़िए, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है, चलिए 1 मिनट, इट्स नॉट, चलिए ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बोला क्वेश्चन था कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन सब्सिक्वेंट 8 ईयर, तो कब वो सब्सिक्वेंट 8 ईयर में वो कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, पहले ही सुन लीजिए, अगर हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी लॉस रहा तो उसको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसमें मैटर नहीं करता है कि आप रिटर्न फाइल किए ना किए, टाइमली फाइल किए या टाइमली फाइल नहीं किए या फाइल ही नहीं किए, इट डजंट मैटर। ठीक है, मैटर नहीं करता है, फाइल किए नहीं फाइल किए कोई बात नहीं, टाइमली फाइल किए नहीं फाइल किए कोई बात नहीं, फाइलें नहीं किए तो ये भी तभी कोई बात नहीं, फिर भी जो आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, हो जाएगा, कोई मतलब मैटर नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैं आपको बताया अभी वैसा ही देखिए ऑप्शन में, तो इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज फाइल्ड विद इन ड्यू डेट, ओके बहुत अच्छी बात है। इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट, ठीक है। इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज नॉट फाइल्ड, ठीक है, सो गया होगा नॉट फाइल्ड, तो यहां पे ऑप्शन होगा कि 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये ऑप्शन, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो फिर यहां पे नन ऑफ द एबव नहीं होगा भाई, यहां पे ऑल ऑफ द एबव होगा आंसर। ठीक है, यहां पे आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द एबव। चलिए, आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इन केस ऑफ ए नॉन रेसिडेंट फॉर्म। फॉर्म का ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका कोई भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब कि नन ऑफ द एबव, इस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलता ही नहीं है नॉन रेसिडेंट फॉर्म को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है टीडीएस अंडर सेक्शन 194 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड इफ पेई फर्निश पैन, इफ पेई फर्निश पैन, तो फिर बताइए कि टीडीएस का रेट कितना होगा। एंड टीडीएस अंडर सेक्शन 194 में अगर टीडीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ 194 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, अब टीडीएस मतलब जो पेई है वो पैन फर्निश कर दिया है, मतलब अगर पैन फर्निश कर दिया है तब तो जो रेट है 194 के अंदर वही रेट लगेगा। अगर पैन नहीं फर्निश करता तब तो बात कुछ अलग हो जाता है, क्योंकि पैन अगर फर्निश नहीं करता ना कोई भी पे तो 20% का टीडीएस कट जाता है। ठीक है, बट इस केस में तो जो भी पे है वो फर्निश कर दिया है पैन, तो फिर जो टैक्स लायबिलिटी बनता है वो टीडीएस 194 के हिसाब से बनेगा। तो टीडीएस अंडर सेक्शन 194 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड इज 10%। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा 10%। 10% होगा, तो आज हम लोग 20 तक ही रखते हैं। ठीक है, आज हम लोग 20 तक ही रखते हैं। नेक्स्ट का जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं आपके लिए डेली अपलोड करता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं आप लोग के लिए कल तो जरूर अपलोड करूँगा। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक मार दीजिएगा और थोड़ा सा इधर उधर शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ से भी करते हैं अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। ठीक है, चलिए थैंक यू।